नमस्कार दोस्तों, सोनीस विजन की थर्ड चैप्टर की इस वीडियो में आपका स्वागत है, जहां मैं आपको बताऊंगा पेटेंट के बारे में। पेटेंट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, इन्फ्रिंगमेंट क्या होता है, कैसे डिफेंस आपको लेना है, डिजाइन क्या होते हैं, जीआई क्या होते हैं। आइए इस वीडियो को चालू करते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये जो कोर्स है ना, मैं फ्री में एंटरप्रेन्योर्स के लिए लाया हूँ, लॉ स्टूडेंट्स के लिए लाया हूँ, यंग लॉयर्स के लिए लाया हूँ, जो लॉ स्टूडेंट्स को कॉलेजेस में सिखाया नहीं जाता आईपीआर के बारे में, प्रोसेस के बारे में, या फिर उनको महंगे महंगे कोर्स इंटरनेट पर मिल रहे हैं जो लाख 2 लाख रुपए के, वो बाय नहीं कर पा रहे। तो वो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, महंगी इन्फॉर्मेशन जिसको मैं कहूंगा, उसको फ्री में यूट्यूब पर मेरे चैनल पर लेकर आया हूं, ताकि आप लोगों तक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचे, आप लोग एजुकेट हो पाए और पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट को समझ पाए। सबसे पहले बात करते हैं पेटेंट होता क्या है। देखो, पेटेंट एक एक्सक्लूसिव राइट है जो किसी भी इन्वेंटर को मिलता है इन्वेंशन करने के लिए, और इसका प्रोसेस बहुत सिंपल होता है हिंदुस्तान के अंदर। और अगर आपने कोई नई इन्वेंशन करी, देखो पेटेंट मिलने का जो टर्म्स है वो क्या है। पहली चीज तो नोवेल्टी होनी चाहिए, मतलब नया होना चाहिए, दुनिया को पता नहीं होना चाहिए, मतलब नॉट डिस्क्लोज टू एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अब देखो, मैंने एक फ़ोन तैयार करा, मैंने दुनिया में उसको बेचना चालू कर दिया, मैं उसका पेटेंट ले सकता हूँ, बट मैं दुनिया को जा जाके उसका प्रोसेस बता रहा हूँ, सिस्टम बता रहा हूँ, हर चीज़ बता रहा हूँ, फिर मैं उसका पेटेंट नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने खुद ने डिस्क्लोज कर दिया, बनाया कैसे, करा कैसे, खुद उसको पब्लिक डोमेन में लेके गया मैं। दूसरी चीज़ होती है इन्वेंटिव स्टेप। अब ये क्या होता है, मैंने उसमें नया क्या करा, प्रोसेस को इनोवेट कैसे करा। जैसे एप्पल पहली बार टच स्क्रीन का फ़ोन लेकर आया था, उससे पहले था नहीं, तो वो नई चीज़ थी मार्केट के अंदर, पर इसका इंडस्ट्रियल यूज़ क्या है। अब जैसे एप्पल टच स्क्रीन का फ़ोन लेकर आया, तो टच स्क्रीन में पढ़ भी सकता हूँ, टाइप भी कर सकता हूँ, मूवी भी देख सकता हूँ, वीडियो भी देख सकता हूँ, तो वो एक इनोवेशन थी, इंडस्ट्रियल यूज़ था। अब जैसे एग्जांपल दूं अमेजॉन का, अमेजॉन ने 1999 में एक पेटेंट डिस्कवर करा, सिंगल क्लिक चेकआउट। 2019 तक ये पेटेंट अमेजॉन के पास था, तभी अमेजॉन $2 ट्रिलियन की कंपनी बन पाया। पेटेंट क्या था, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो आप डिटेल सेव करते हो ना, कि एक सिंगल क्लिक में आप चेकआउट मार पाओ, बार बार डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग डिटेल्स आपको ना एंटर करनी पड़े, इन सब का पेटेंट डिस्कवर करा था अमेजॉन ने 1999 में, जो 2019 तक सिर्फ अमेजॉन के पास था। तो देखो, अगर आपको आज के टाइम में सक्सेसफुल होना है, बड़ा धंधा बनाना है, स्केल करना है, या किसी क्लाइंट को मदद करना है, तो पेटेंट बहुत जरूरी होता है। अगर किसी भी चीज़ का एक्सक्लूसिव राइट किसी के पास आ जाए ना, तो बड़ा पैसा बनाने में समय नहीं लगता है। अब पेटेंट फाइलिंग का प्रोसेस क्या है हिंदुस्तान के अंदर, देखो सबसे पहले हम करते हैं पेटेंट सर्च। मार्केट में पेटेंट एग्जिस्ट तो नहीं करता, पेटेंट रजिस्ट्री में पेटेंट तो नहीं है, उसके लिए हम पेटेंट इंडिया के जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उस पर जाते हैं, वहाँ पे डेटा फिल करते हैं, अपना टाइटल डालते हैं, इन्फॉर्मेशन डालते हैं, उससे हमें आइडिया लग जाता है। किसी मार्केट में कंपटीशन है, उसका पेटेंट नंबर भी वहाँ पे एंटर कर सकते हो, उससे भी आपको डेटा मिल जाएगा वहाँ से। उसके बाद हम गूगल सर्च करते हैं, इंटरनेट सर्च करते हैं, इसमें हम पेड सॉफ्टवेयर, फ्री सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, जिनकी मदद से मार्केट में पूरा एनालिसिस किया जाता है। जैसे ट्रेडमार्क में हम करते हैं, वैसे पेटेंट के अंदर करते हैं कि एग्जिस्टिंग इनोवेशन एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। अगर सर्च के रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं तो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, नेगेटिव आते हैं तो उसको वहीं रोक देते हैं। अब कैरी फॉरवर्ड जब होती है चीज़ें, तो हम जाते हैं ड्राफ्टिंग फॉरवर्ड टू पेटेंट एप्लीकेशन, मतलब ड्राफ्टिंग करना पेटेंट एप्लीकेशन को। उसमें भी दो तरह की एप्लीकेशन होती है, वन इज प्रोविजनल एप्लीकेशन, अदर वन इज कंप्लीट एप्लीकेशन। अब देखो, मेरा सब कुछ रेडी है तो मैं कंप्लीट पे जाऊंगा, बट मुझे लग रहा है मैंने हाफ पेटेंट बनाया, मेरा एम्प्लॉय चोरी कर लेगा, मेरा पार्टनर चोरी कर लेगा, मेरा कस्टमर चोरी कर लेगा, तो मैं प्रोविजन एप्लीकेशन में जाऊंगा। बट प्रोविजन एप्लीकेशन 1 ईयर के लिए वैलिड होती है, उसके बाद वो लैप्स कर जाती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। प्रोविजन के बाद आपको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन विद इन ईयर फाइल करना पड़ेगा। अब अगर मैं इंडिविजुअल बेसिस पे फाइलिंग कर रहा हूँ तो मुझे 1600 रुपये की गवर्नमेंट फीस लगेगी, और अगर मैं एक बड़ी कंपनी हूँ, बस एमएसएमई नहीं है, स्टार्टअप इंडिया नहीं है, तो मुझे 8000 रुपये की गवर्नमेंट फीस फाइलिंग में देनी पड़ेगी। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1600 रुपये कब देने मुझे, जब मैं एक स्टार्टअप हूँ, एमएसएमई होल्डर हूँ। बिग कंपनी हो तो 8000 रुपये मेरी फाइलिंग फी में लग जाएगा। फिर उसके बाद आता है फॉर्म 9, इसके बारे में डिटेल आगे समझाऊंगा। होता क्या है, जब मैं एप्लीकेशन फाइल करता हूँ ना, तो मैं फॉर्म 9 को साथ में अटैच कर देता हूँ, इससे मेरा पब्लिकेशन अर्ली हो जाता है। वैसे जैसे ट्रेडमार्क में होता है ना कि 4 महीने, मतलब एग्जामिनेशन रिपोर्ट के बाद, एक्सेप्टेंस के बाद आपका पब्लिकेशन होगा, उसमें 4 महीने आपके खराब होते हैं, तो मैं फाइल करती पब्लिकेशन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। वैसे तो नॉर्मली 18 महीने बाद होता है, बट मैं जैसे ही इसकी एप्लीकेशन फाइल करूँगा, 2500 रुपये की एडवांस गवर्नमेंट फीस जमा कराऊंगा, फॉर्म 9 को फाइल करूंगा, मेरा 1 महीने के अंदर पब्लिकेशन हो जाएगा। जो काम 18 महीने बाद होना था, वो काम मेरा 1 महीने में हो गया, तो मैंने 17 मंथ्स का मेरा टाइम सेव कर लिया। फिर इसके बाद आता है रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। अब उसमें अंदर क्या होता है, मैं एनी टाइम 18 मंथ से लेकर 48 मंथ्स के बीच में रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन कर सकता हूँ। जैसे ट्रेडमार्क में तो क्या, आपने फाइल कर, एग्जामिनेशन आपका अपने आप आएगा। यहाँ आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, उसके लिए 4000 रुपये गवर्नमेंट फीस है अगर मैं इंडिविजुअल हूँ।
अगर मैं बड़ी कंपनी हूँ, स्टार्टअप नहीं हूँ, एमएसएमई होल्डर नहीं हूँ, तो 20,000 रुपये की गवर्नमेंट फीस है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और जो विद इन 31 मंथ्स के पीरियड में आपको करनी ही करनी पड़ती है, फॉर्म 18 इसको हम बोलते हैं, जहाँ पे जाके ये पूरी फाइलिंग होती है, फिर एग्जामिनेशन रिपोर्ट जनरेट होती है। अगर वो क्लियर है तो मेरा पेटेंट सीधा रजिस्टर्ड हो जाएगा। बट अगर उसमें ऑब्जेक्शन आती है तो मुझे रिप्लाई करना पड़ेगा, हियरिंग होगी, फिर मेरा पेटेंट क्लियर होगा। अब जब ऑब्जेक्शन आती है, मेरे को रिप्लाई ड्राफ्ट करना है, तो कैसे करना है, उसके अंदर मुझे 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ पेटेंटेबिलिटी, नोवेलिटी उसमें दिखानी है, क्लैरिटी देनी है, क्लेम्स को क्लियर करना है, फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स को जो भी वो मांगा है ऑब्जेक्शन में वो देना है, डिस्क्लोजर में कोई इशू है वो सारा क्लियर करना है। और टाइम लिमिट क्या है, अगर आपके ऑब्जेक्शन आती है रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन के बाद, तो 6 महीने में मुझे इसका रिप्लाई देना पड़ेगा। 3 महीने का एक्सटेंशन में क्लेम कर सकता हूँ, उसके लिए फॉर्म 4 लगता है, जहाँ पे 400 रुपये की गवर्नमेंट फीस, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब रिप्लाई करना कैसे, स्टेटमेंट कैसे देना है, पहला आएगा वी आर सबमिटिंग दिस रिस्पॉन्स टू द फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट डेटेड, डेट आ जाएगी अंडर सेक्शन 14 ऑफ द पेटेंट एक्ट 1970, द ऑब्जर्वेशन मेड बाय द लर्न्ड एग्जामिनर हैव बीन रिव्यूड केयरफुली एंड वी हियर बाय सबमिट द फॉलोइंग रिस्पॉन्स। ये आपका स्टार्टिंग लाइन होगी। उसके बाद ऑब्जेक्शन का आपको रिप्लाई लिखना है, जो भी उन्होंने क्वेश्चंस पुटअप करें। कोशिश करो आप एविडेंस के साथ रिप्लाई करो, केस लॉ लगाओ, जिससे आपका रिप्लाई बढ़िया और स्मूथ हो। और एक चीज़ का ध्यान रखना, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, ओरिजिनल क्लेम को ही अपने चेंज कर देते हैं। आप स्कोप से बाहर हो जाओगे सेक्शन 15 ऑफ द पेटेंट एक्ट के, तो कभी भी अपने ना स्कोप से बियॉन्ड मत जाओ। मतलब मैंने ओरिजिनली कुछ और क्लेम करा था, रिप्लाई मैंने कुछ और ड्राफ्ट कर दिया। ये मैं बहुत सारी चीज़ें ट्रेडमार्क में भी देखता हूँ, कॉपीराइट के रिप्लाई में भी देखता हूँ, और पेटेंट के रिप्लाई में भी देखता हूँ। भाई आप डिमांड किसी और चीज़ की कर रहे थे, जब रिप्लाई करने बैठा था आपने कुछ और ही लिख दिया, उससे आपका पेटेंट रिफ्यूज हो सकता है। तो ऑलवेज क्लियर, क्लीन सबमिट, इस चीज़ का ध्यान रखना। क्लीन होना चाहिए, मार्कडअप होना चाहिए, और बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया होना चाहिए। और जो ओरिजिनल क्लेम्स थे उसको चेंज मत कर देना। कई लोग रिप्लाई में अपना ओरिजिनल क्लेम ही बदल देते हैं, उससे आपका पेटेंट कंप्लीटली रिफ्यूज हो जाएगा। मैं एक काम कर रहा हूँ, स्क्रीन पर ध्यान से देखो, गवर्नमेंट फीस का चार्ट आपको वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पेटेंट फाइलिंग 1600 रुपये जब इंडिविजुअल हो, स्टार्टअप हो, एसएमई हो। अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड एलएलपी हो, आपके पास एमएसएमई नहीं है, स्टार्टअप नहीं, तो 8,000 रुपये गवर्नमेंट फीस लगेगी। रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन 4,000 रुपये गवर्नमेंट फीस लगेगी। अगर आप एक बड़ी कंपनी हो तो 20,000 रुपये लगेगी। अगर आप अर्ली पब्लिकेशन करवाना चाहते हो, जो ऑप्शनल है, 18 मंथ्स बाद तो ये होता ही होता है, फॉर्म 9 भर के करवाना चाहते हो तो 2,500 रुपये गवर्नमेंट फीस है। और अगर आप एक बड़ी कंपनी हो, एमएसएमई नहीं है, स्टार्टअप नहीं है, तो आपके 12,500 रुपये की गवर्नमेंट फीस लगेगी। रिन्यूअल जो कि आपको करवाना पड़ता है, एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आपका पेटेंट रजिस्टर्ड हो जाता है तो वो 800 रुपये लगता है अगर आप एक छोटी कंपनी हो, और अगर आप एक बड़ी कंपनी हो तो 4,000 रुपये हर साल आपका लगेगा फॉर रिन्यूअल। अब कुछ कुछ क्लेम्स है, कुछ कुछ कंडीशंस में ये आपका जो रिन्यूअल है अमाउंट 20,000 25,000 तक भी जा सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखना आप अच्छे से। तो कॉस्टिंग लगती है हर साल जब आपका पेटेंट रजिस्टर्ड हो जाता है फॉर इट्स रिन्यूअल। अब कितना टाइम लगता है पेटेंट के रजिस्टर्ड होने में, देखो अगर मैं एक्सपर्टाइट करूंगा तो 12 से 18 महीने में पेटेंट डेफिनेटली रजिस्टर्ड हो जाता है, रिफ्यूज हो जाता है। नॉर्मल एप्लीकेशन 4 साल से लेकर 5 साल का टाइम लेती है। तो अगर आपके क्लाइंट को जल्दी जाना है तो भैया उसका एक्सपर्टाइट करो, 12 महीने में काम हो जाए। नॉर्मली उसको नॉर्मल स्पीड से जाना है तो नॉर्मल जाने दो, उसका काम 5 साल में होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब अगर मेरा पेटेंट रिफ्यूज़ कर देती है कोर्ट, मतलब सॉरी पेटेंट अथॉरिटी मेरा पेटेंट रिफ्यूज़ कर देती है, एग्जामिनेशन रिपोर्ट में क्लियर नहीं करा, हियरिंग में क्लियर नहीं करा, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं अपील कर सकता हूँ हाई कोर्ट को। एक चीज़ का ध्यान रखना, पहले आईपीए बोर्ड बना हुआ था जहाँ पे अपील्स करी जाती थी, अब वो बोर्ड अबॉलिश हो चुका है, अब नहीं रहा है, तो अब डायरेक्टली रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट में जो भी जुडिक्शन आपके पेटेंट ऑफिस का, वहाँ पे सारे जाते हैं। एंड अपील को आपको विद इन 3 मंथ्स फाइल करवाना है। अगर आप एक क्लाइंट हो तो आपको 3 महीने फाइल करना है। आप एक एडवोकेट अटॉर्नी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अपने क्लाइंट के ब्याह पे 3 महीनों में इस अपील को फाइल कर देना, इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर चलते हैं अर्ली पब्लिकेशन की तरफ, फॉर्म 9 की तरफ, जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था। थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, काफ़ी सारे क्लाइंटों को इसकी जरूरत पड़ती है और काफ़ी सारे अथॉरिटीज़ को या लोगों को पता ही नहीं होता है। देखो अर्ली पब्लिकेशन क्या होता है, देखो पेटेंट जैसे ट्रेडमार्क फाइल करते हैं तो जनरल में जाता है जब आप एक्सेप्ट हो जाता है, बट आप एक्सेप्ट होने से पहले ही उसको पब्लिक कर सकते हो। उसके लिए क्या होता है प्रोसेस, 18 महीने बाद वो नॉर्मली अपने आप जाएगा। अगर मैं कोई गवर्नमेंट फीस नहीं भरता हूँ, फॉर्म 9 फाइल नहीं करूँगा, ऑटोमेटिकली फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग टू 18 मंथ्स, उसके बाद अपने आप चले जाएगा 18 महीने बाद। बट अगर वो जल्दी है, काम मेरा जल्दी चलवाना है, तो मैं एक फॉर्म 9 में रिक्वेस्ट कर दूंगा फाइलिंग के टाइम पे, और फाइलिंग के बाद ही फॉर्म 9 भरा जा सकता है, जहाँ पे 2,500 रुपये गवर्नमेंट फीस लगती है। अगर मैं एक छोटी एंटिटी हूँ, बड़ी एंटिटी हूँ तो 12,500, इस चीज़ का ध्यान रखना। वहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि विद इन अ मंथ मेरा पब्लिश कर दिया जाए, तो 18 महीने की जगह मेरा काम 1 महीने में हो जाएगा। अब अर्ली पब्लिकेशन एक्सपर्टाइट नहीं है, एक्सपर्टाइट में हियरिंग वेयरिंग एग्जामिनेशन रिपोर्ट सब फास्ट चलता है। अर्ली पब्लिकेशन से आपका टाइम बचाता है, पब्लिक कर पाओ। पब्लिक करने से मैं उसको मार्केट में बेच सकता हूँ पेटेंट को, ठीक है, उसके बाद मैं उसको लाइसेंस पे दे सकता हूँ, XYZ चीज़ें कर सकता हूँ, बट विदाउट पब्लिकेशन मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मुझे किसी को लाइसेंस पे देना है, किसी से डील करनी है, बेचना है, कुछ भी करना है, तो पब्लिकेशन इज मस्ट, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब यूजफुल, जैसा मैंने आपको बताया कि इन्फ्रिंगमेंट होने से बचाता है,
केस करना है, मुझे कुछ मूव करना है प्रोसेस को, तो मैं अर्ली पब्लिकेशन कराऊंगा। अब एक्सपर्टाइट क्या है? एक्सपर्टाइट का फॉर्म होता है फॉर्म 18A। ये फास्ट ट्रैक प्रोसेस होता है। जनरली क्या होता है, मेरा पेटेंट आएगा 5 साल में, एक्सपर्टाइट कर दूंगा तो 12 महीनों में आ जाएगा। अब एक्सपर्टाइट करने में भी क्या होता है बताता हूँ। अगर मैं एक्सपर्टाइट करूंगा तो एग्जामिनेशन रिपोर्ट आने में मेरे 3 साल लगते हैं नॉर्मल। एक्सपर्टाइट करूंगा तो ये काम मेरा 6 महीने में हो जाएगा। अब उसके अंदर फॉर्म कौन सा लगता है? फॉर्म 18A लगता है। स्टार्टअप्स के लिए, एमएसएमई के लिए, इंडिविजुअल के लिए 8,000 रुपये, बड़ी एंटिटी के लिए 60,000 रुपये गवर्नमेंट फीस है। कौन अप्लाई कर सकता है? हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता एक्सपर्टाइट के लिए, सिर्फ स्टार्टअप अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट चाहिए। एमएसएमई अप्लाई कर सकते हैं, एमएसएमई का सर्टिफिकेट चाहिए। फीमेल अप्लाई कर सकती है। अगर आपके घर में वाइफ है या वाइफ कंपनी में डायरेक्टर है या वाइफ आपकी लॉयल है, जो भी है, तो वाइफ के नाम पे आप फाइल करो इसको, उससे आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेंगे। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो तो आप कर सकते हो, आप एक्सपर्टाइट के लिए जा सकते हो। अगर आप आईएसए या आईपीए बोर्ड इसको एप्लीकेशन में चूज कर रहे हो तो आप एक्सपर्टाइट में जा सकते हो। अब आईएसए है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंटरनेशनल सर्चिंग अथॉरिटी। कई लोग क्या करते हैं, दुनिया में उनको अपने पेटेंट को फैलाना है, काम करना है यूके, यूएस, जापान के अंदर, तो एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू ये जाते हैं। उसमें क्या होता है, उसको बोलते हैं पीसीटी एप्लीकेशन। अब पीसीटी एप्लीकेशन आपके इंडियन पेटेंट ऑफिस के थ्रू फाइल हो सकती है और वहाँ से आपका प्रोसेस फास्ट हो सकता है। उससे क्या, मुझे है ना अमेरिका में राइट नहीं मिलेंगे, मेरे को पब्लिकेशन के राइट वहाँ मिल जाएंगे पहले। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मैंने इंडिया में पेटेंट पब्लिश करवाया, डेट थी 12 मार्च 2024। तो अब मैं अमेरिका में किसी पे केस करना होगा, किसी ने मेरा काम चोरी करा होगा, तो मेरा पब्लिकेशन डेट है वहाँ मैं शो कर सकता हूँ, इसके बिना मैं शो नहीं कर सकता। तो ये पब्लिकेशन डेट के लिए काम में आता है। तो काफ़ी सारे लोग इसका यूज़ करते हैं ताकि वो जापान में, यूके में, यूएस में अपने पेटेंट का राइट अर्लियर क्लेम कर पाएँ। और अगर आपने पीसीटी के थ्रू एप्लीकेशन फाइल करी है, इंडियन पेटेंट ऑफिस को चूज़ करा है, तो आपको फॉर्म 18A का एडवांटेज मिलेगा। आप अपने पेटेंट एप्लीकेशन को एक्सपर्टाइट कर पाओगे हिंदुस्तान के अंदर। एक चीज का ध्यान रखना, फॉर्म 18A आपका तभी फाइल हो सकता है जब आपने अर्ली पब्लिकेशन के लिए फॉर्म 9 फाइल कर रखा हो। विदाउट फॉर्म 9 आप फॉर्म 18A को अप्लाई नहीं कर सकते हो। पेटेंट इन्फ्रिंगमेंट क्या होता है, अब इस टॉपिक के ऊपर आते हैं। देखिए, पेटेंट इन्फ्रिंगमेंट क्या होता है, किसी ने मेरा काम कॉपी कर लिया, प्रोसेस कॉपी कर लिया, चीज़ें कॉपी कर ली, तो मैं उस पर इन्फ्रिंगमेंट का केस डाल सकता हूँ, उसके ऊपर केस फाइल कर सकता हूँ। ग्राउंड्स क्या होते हैं, किसी ने डायरेक्ट कॉपी कर लिया हो, कोई कॉपी बना रहा हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हो, उसे पैसे बना रहा हो, एक्सपोर्ट कर रहा हो, इंपोर्ट कर रहा हो, या फिर किसी और को मेरा आइडिया दे दिया, प्रोसेस दे दिया इन्फ्रिंगमेंट करने के लिए, तो वो पर्सन भी लायबल होगा। इस सेक्शन के अंदर इस चीज़ का ध्यान रखना। अब डिफेंस क्या लिया जाता है इन्फ्रिंगमेंट के क्लेम्स में? सबसे पहली चीज़ तो लोग डिफेंस लेते हैं इनवैलिड पेटेंट। काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि सामने वाले ने जो पेटेंट रजिस्टर्ड कराया वो इनवैलिड है, नोवेल्टी लैक करता है, इसका खुद का पेटेंट रिफ्यूज होना चाहिए। ट्रेडमार्क के अंदर भी हम ये करते हैं। तो इनवैलिड पेटेंट अगर आपने उसको घोषित कर दिया तो आप केस जीत जाओगे। नॉन इन्फ्रिंगमेंट अगर आपने घोषित कर दिया, तो नॉन इन्फ्रिंगमेंट कैसे घोषित करोगे कि भैया हम तो इसका प्रोसेस कॉपी नहीं कर रहे, लॉजिक्स को यूज ही नहीं कर रहे। जैसे अभी केस हुआ था दिल्ली बेस्ड स्टार्टअप के बीच में और एक एमएनसी के बीच में। दिल्ली बेस्ड स्टार्टअप ने कोर्ट में आके प्रूव कर दिया कि जो भी टेक्नोलॉजी इन्होंने पेटेंट करवाई है, ना तो हम उस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, ना सेंसर्स को यूज़ कर रहे हैं, ना लॉजिक को यूज़ कर रहे हैं। हमारा प्रोसेस डिफरेंट है, इनका प्रोसेस डिफरेंट है, तो हमें अलग प्रोसेस का आउटपुट मिल रहा है। तो कोर्ट ने कहा कि हाँ, इन्फ्रिंगमेंट तो बनता ही नहीं, हमने कॉपी नहीं करा, आपने तो अलग माइंड अप्लाई करा है। थर्ड, पेटेंट का मिसयूज, मतलब आपने सामने वाले बंदे ने कभी किसी को रोका ही नहीं, वो खुद ही उसको पब्लिक करे जा रहा था, हर चीज़ करा जा रहा था, और वो कभी किसी को बोल ही नहीं रहा था कि भैया पेटेंट आप मत यूज़ करो, खुद ही पब्लिक कर रहा है, खुद ही डेटा दे रहा है, तो उस केस में भी नॉन इन्फ्रिंगमेंट काउंट होता है। या फिर आपने एक पेटेंट, किसी बंदे ने पेटेंट करवा लिया, अब वो किसी ना कॉमन चीज़ का पेटेंट करवाया, जनरली इसलिए करवाया ताकि वो कॉम्पिटिशन को ख़त्म कर पाए। तो हिंदुस्तान के अंदर अगर आप कंपटीशन को किल करने के लिए, अननेसेसरी कंपटीशन को किल करने के लिए, मोनोपोली क्रिएट करने के लिए किसी भी चीज़ का पेटेंट लेते हो तो वो इनवैलिड है, इस चीज़ का ध्यान रखना। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है मैक्रोमैक्स और लावा। इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी के खिलाफ केस पेश करा था कोर्ट के अंदर और कहा था कि यार इन्होंने ना बहुत डीप में जाके ऐसे पेटेंट्स ले लिए जो कि बहुत पब्लिक के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल थे और अनफेयर रॉयल्टीज हमसे ये चार्ज कर रहे हैं। कोर्ट ने इनके फेवर में डिसीजन दिया कि हाँ, अनफेयर रॉयल्टी आप किसी से भी चार्ज नहीं कर सकते हो मार्केट में कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए। अब चौथी चीज़, एक्सपेरिमेंटल यूज़, मतलब मैंने मेरे पर्सनल यूज़ के लिए, एक स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए उस पेटेंट को यूज़ करा था। जैसे दिल्ली में एक स्टूडेंट था, उसने अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए बड़ी कंपनी का प्रोसेस उठाया, उससे कॉमर्शियल गेम नहीं कर रहा था और उसको बस यूट्यूब पे पब्लिश कर दिया और स्कूल में प्रोजेक्ट में दिखा दिया अपने कॉलेज में। तो वहाँ पे कोर्ट ने डिसमिस कर दिया क्लेम को और कहा कि इससे कॉमर्शियल गेन क्या हुआ है। तो अगर आप कॉमर्शियल गेन नहीं दिखाओगे तो इन्फ्रिंगमेंट काउंट नहीं होगा कि भाई मैंने कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए गेन करने के लिए किसी का यूज़ करा है। पाँचवीं चीज़ आती है कॉन्सेंट और लाइसेंस, मतलब
किसी ने आपको कॉन्सेंट दे दिया, लाइसेंस दे दिया, आइदर रिटर्न में, वर्बली में, तो भी आपका राइट बन जाता है उस पेटेंट को यूज़ करने के लिए। जैसे एक इंडियन फार्मा कंपनी थी, उसे राइटिंग में वॉलंटरी अपना लाइसेंस का राइट दे दिया सामने वाली कंपनी को, कहा कि आप यूज़ करो। लेटर ऑन केस फाइल कर दिया, आप यूज़ कैसे करो, जब उनको दिखाया तो प्रॉफिट कमा रहे, कोर्ट ने मना कर दिया, आपने खुद ने तो पहले अलाउ करा, आप खुद आप मना कर रहे हो, तो ये भी चीज़ मैटर करती है इन्फ्रिंगमेंट के टाइम पे। अब प्रोसिक्यूशन कैसे होता है, कैसे प्रोसेस चलता है? सबसे पहले आपको लीगल नोटिस भेजना पड़ेगा। फॉर्मल चीज़ एंड डिजीज लेटर जाता है, नोटिस जाता है टू स्टॉप द एक्टिविटी, उसमें पूरा हर चीज़ आती है, प्रोसेस क्या कॉपी हुआ है, क्या हमारा पेटेंट और आप क्या कॉपी कर रहे हो, एविडेंस के साथ भेजना, पॉइंट सारे मेंशन करना। ऐसे एक नोटिस को बनाया करो जैसे आप एक पिटिशन बना रहे हो। उससे क्या होता है, जब कोई एडवोकेट उस नोटिस को देखते हुए पिटिशन ड्राफ्ट करेगा, उसके लिए काम ईजी हो जाता है। तो जनरली मैं भी मेरा नोटिस को ऐसे ही रखता हूँ। फिर आप सेक्शन 104 ऑफ द इंडियन पेटेंट एक्ट, आप कोर्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट में केस को फाइल कर सकते हैं। पहले आप इंजंक्शन क्लेम कर सकते हैं कि भाई सामने वाले को रोका जाए, जो मेरा काम कॉपी कर रहा है। फिर आप डैमेजेस के लिए जा सकते हो, बट उसके लिए आपके पास एविडेंस होनी चाहिए, बैलेंस शीट्स होनी चाहिए, P&L होने चाहिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट होने चाहिए। ये सब नहीं है तो आप भैया प्रॉफिट क्लेम नहीं कर पाओगे, डैमेज क्लेम नहीं कर पाओगे। फिर आपको अपनी पिटिशन में डालना पड़ेगा कि उसका डिस्ट्रक्शन करना है, गुड्स का सीज करके आपको हैंड ओवर करे। चाहिए कि आपको ये होना जरूरी होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, पेटेंट के जितने भी सूट्स होते हैं ना, 2 करोड़ से ऊपर है दिल्ली हाई कोर्ट में जाएंगे, 2 लाख की गवर्नमेंट फीस लगती है उसके अंदर, 2 करोड़ से नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे। और पैन इंडिया पहले मैटर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, फिर हाई कोर्ट में जाता है। तो दिल्ली के ज्यूरिडिक्शन में हाई कोर्ट में डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो। काफ़ी सारे लोग जाते हैं फास्ट प्रोसेसिंग के लिए। अब बात करते हैं पेटेंट लाइसेंसिंग एग्रीमेंट क्या होता है, क्रॉस लाइसेंसिंग क्या होती है, कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्या होती है। देखो, पेटेंट लाइसेंसिंग एग्रीमेंट क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं एक लाइसेंसी मतलब पेटेंट होल्डर हूँ, मैंने लाइसेंसी को किसी को फॉरवर्ड कर दिया कि भैया तुम मेरा पेटेंट पकड़ो, काम करो, उसको एक्सक्लूसिव राइट भी दे सकता हूँ, नॉन एक्सक्लूसिव भी दे सकता हूँ। जैसे अगर एक स्टार्टअप है, AI बेस्ड स्टार्टअप है, उसने दूसरी एक बड़ी कंपनी को एक्सक्लूसिव राइट दे दी कि अब आप ही यूज़ करना, मैं यूज़ नहीं करूँगा। वो होता है एक्सक्लूसिव राइट कि वो कोई अब उस MNC के अलावा कोई दूसरा यूज़ नहीं करेगा, बट इसका होल्डर वो स्टार्टअप ही है। या फिर वो नॉन एक्सक्लूसिव दे दे कि भैया आप भी यूज़ करो, मैं भी यूज़ करूँ, या सोलो राइट दे दे आप और मैं दोनों करूँ, या ऐसा राइट देते कि मैं आपके अलावा 100 जने और को दे सकता हूँ। तो ऐसे बहुत तरह के राइट्स होते हैं जो डिफाइन करना जरूरी होते हैं। अब एग्रीमेंट बनाना कैसे, आइडेंटिफाई करो पहले पार्टीज को। सबसे ऊपर आएगा पेटेंटी का नाम, उसका डेजिग्नेशन, कौन है, क्या पेटेंट है, उसके पास पूरी डिटेल्स। दूसरे नंबर पर आता है लाइसेंसिंग का डिटेल, कंपनी है, इंडिविजुअल है, उसकी क्या डिटेल्स है, वो सब आनी चाहिए। फिर स्कोप ऑफ द लाइसेंस आता है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, सेल कैसे होगा, एक्सपोर्ट होगा तो कैसे होगा, मतलब किस रीजन में होगा, इंडिया में होगा, वर्ल्ड वाइड होगा, दुबई होगा, सिंगापुर होगा। फिर चौथी चीज़ आती है टर्म एंड रिन्यूअल, कि कितने टाइम में उसको आपको पैसे देना है, क्या टर्म रहेगी रिन्यूअल की, क्या ये एग्रीमेंट 5 साल बाद खत्म होगा, 10 साल बाद खत्म होगा तो उसमें क्या टर्म्स रहेगी, ऑटो रिन्यूअल क्लॉज है या नहीं, उसके अंदर वो चीज़ आनी चाहिए। फिर आता है रॉयल्टी एंड कंसिडरेशन, आप फीस कितनी वन टाइम चार्ज करोगे, लमसम चार्ज कर रहे हो, आप क्या हर सेल पे चार्ज कर रहे हो, पर ईयर चार्ज कर रहे हो, कैसे कैसे आप पेमेंट लोगे, GST टैक्स सब आपको क्लियरली मेंशन करना चाहिए कि GST इनवर्ड है या आउटवर्ड है। 10 लाख प्लस 18% है, 10 लाख में 18% कवर है GST, टैक्स वगैरह, TDS सब लाइबिलिटी। फिर आता है NDA का क्लॉज कि भैया जो मैं आपको डेटा दे रहा हूँ, पेटेंट दे रहा हूँ, मार्केट में लीक नहीं करना है। फिर आता है टर्मिनेशन एंड डिस्प्यूट का क्लॉज कि अगर ये एग्रीमेंट टर्मिनेट होता है, डिस्प्यूट कुछ भी राइज होता है, तो आर्बिट्रेशन कहाँ होगा, कैसे होगा, कौन से कोर्ट में होगा, क्या कोर्ट से पहले आर्बिट्रेशन क्लॉज को रेफर करना जरूरी है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आनी चाहिए। कभी भी आप किसी को पेटेंट अपना दो ना, तो फॉर्म 27 के थ्रू इसका डिस्क्लोजर कर देना हो, अंडर सेक्शन 146 में जरूरी है। पेटेंट एक्ट के इस चीज़ का ध्यान रखना, और इसमें कोई भी गवर्नमेंट फीस नहीं लगती, इस चीज़ का ध्यान रखना। और जरूरी क्यों है, नहीं करोगे तो सेक्शन 122 में आपकी पेनल्टी लग जाएगी। पहली चीज़ तो पोटेंशियल आपके चांसेस हो सकते हैं कंपलसरी लाइसेंसिंग के, कंपलसरी लाइसेंसिंग आगे आके आपको एक्सप्लेन करूंगा। और फिर क्या दिक्कत होती है कि आपने कभी लिटिगेशन में गए तो बोलेंगे एग्रीमेंट तो वैलिड ही नहीं है, हमने तो साइन ही नहीं करा था। आप दिखा तो सकते हो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अपलोडेड है, हमने फॉर्म के थ्रू फाइल कर रखा है, हर चीज़ को प्रोसेस के थ्रू करा है। अब क्रॉस लाइसेंसिंग एग्रीमेंट क्या होता है, उन्हें क्या चीज़ है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2 बड़ी कंपनी क्या करती है, वो कहती है मेरे पास ये पेटेंट है, तेरे पास ये पेटेंट है, पार्टर कर लेते हैं, तो मेरा यूज़ कर, मैं तेरा यूज़ करूँगी पेटेंट, सिंपल। क्रॉस लाइसेंसिंग इसको बोलते हैं। जैसे पहले बार्टर चलता था ना, तो मेरे को राइस दो मैं तुम्हें गेहूँ देता हूँ, वैसे ही चलता। तो मेरे पास एक पेटेंट, एक सैमसंग के पास है, एक पेटेंट एप्पल के पास है, दोनों ने आपस में एक्सचेंज कर लिया। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंपनी इस गेम को खेलती है, जैसे इंटेल करती है, सैमसंग करता है, एप्पल करता है। इस स्ट्रैटेजी से जो पेटेंट की वॉर है वो कम होती है, कंपनीज के पैसे बचते हैं। अब कंपलसरी लाइसेंसिंग क्या है इंडिया के अंदर, जो कि मैंने आपको अभी बीच में बताया था, बचने के लिए आपको फॉर्म फाइल करना पड़ता है। देखो क्या होता है, अगर मैं हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसी चीज़ बना रहा हूँ
और उसको पेटेंट करके मैं मोनोपोली इंजॉय करूँ, कोई ड्रग बना दिया, कोई भी चीज़ मैंने ऐसी क्रिएट कर दी जहाँ मुझे अंधा पैसा आ रहा है, जैसे कैंसर की दवाई है तो मैं उसको 12 लाख की बेच रहा हूँ, मार्केट में वो 1 लाख की बिकनी चाहिए थी तो मैं 11 लाख का अंधा प्रॉफिट कमा रहा हूँ, क्योंकि पेटेंट होल्डर हूँ, कंपटीशन करा नहीं। तो पेटेंट गवर्नमेंट उस अंदर इस केस के अंदर कंपल्सरी लाइसेंस इशू कर सकती है। अब उसके अंदर होता क्या है, सामने वाली कंपनी ने मेरे को अप्रोच करा, वो दिखाना पड़ता है कंपनीज को कि हमने इनको अप्रोच करा था, इन्होंने पेटेंट देने से मना कर दिया, या अननेसेसरी मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं जिससे पब्लिक को नुकसान हो रहा है। जैसे एग्जांपल दूं तो एक रियल एग्जांपल दे रहा हूँ, नेक्टो फार्मा वर्सेस बायोकॉप 2012 का ये केस है। इसके अंदर हुआ क्या था, जो बायर था उन्होंने एक कैंसर की ड्रग थी उसको कंपल्सरी लाइसेंस पर नेक्टो को देना पड़ा था। क्यों? अब देखिए सामने वाली कंपनी 2.5 लाख 2 लाख 3 लाख तक चार्ज कर रही थी, पब्लिक कर ही नहीं सकती पर मंथ 3 लाख कौन देगा, लोगों की तनख्वाही नहीं होती इतनी। तो कोर्ट ने इस चीज़ को देखा, हर चीज़ को समझा और सामने वाले कंपनी को कंपल्सरी लाइसेंस भी दिया। फिर वो ड्रग मार्केट के अंदर दूसरी कंपनी 8,800 के अंदर बेचने लगी थी। ये एक लैंडमार्क जजमेंट था कंपल्सरी लाइसेंसिंग के ऊपर। तो फ्रेंड्स, अगर कोई भी मार्केट के अंदर आप पेटेंट मोनोपोली क्रिएट करने के लिए कर रहे हो, दूसरों को यूज़ नहीं करने दे रहे हो, मैं फिर से वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मोनोपोली। अगर मेरे पेटेंट से कोई मोनोपोली क्रिएट नहीं हो रही है, पब्लिक का नुकसान नहीं हो रहा है, बेनिफिट ही हो रहा है, ये दो चीज़ का ध्यान रखना। मोनोपोली पहली चीज़ तो मैंने क्रिएट कर दी पब्लिक के डैमेज के लिए, 10,000 का माल है 5 लाख में दे रहा हूँ, अब मैंने एक पेटेंट ले लिया, मैं 10,000 का माल 11,000 में दे रहा हूँ, तो पब्लिक का नुकसान कहीं उल्टा 9,000 में दे रहा हूँ, तो पब्लिक को नुकसान नहीं कर रहा हूँ। पब्लिक को नुकसान करूंगा तो कंपल्सरी लाइसेंस एक्शन में आता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। सो फ्रेंड्स, ये पेटेंट के बारे में था, इन्फ्रिंगमेंट के बारे में था। अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन से कुछ भी सीखने को मिला हो या कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो कॉमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो डिजाइन, GI, एग्रीमेंट्स, इन सब के ऊपर लेकर आऊँगा। लाइसेंसिंग कैसे होती है, प्रोसेस कैसे चलता है, कैसे फीसेस डिसाइड होती है मार्केट के अंदर। तो इस पूरी सीरीज को देखना, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाओ, अपने फ्रेंड ग्रुप में सारी वीडियो शेयर करो ताकि वो भी पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और इस फ्री कोर्स का यूट्यूब पे बेनिफिट उठा पाए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को पेरेंट्स सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।